मरहमतुल्लाह। आप देने दोस्तों आपका हमारा अपना एक यूट्यूब चैनल दोस्तों लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो। लोग सर की वीडियो की टाइटल है क्या चाइना के अंदर रॉ एजेंट्स हैं। तो दोस्तों चले वीडियो देखने के बाद वीडियो से पहले कोई राय ख्याल नहीं की जा सकती, पहले देखते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज भाई एक वीडियो लेकर आया हूं, पवनीत सिंह जी का वीडियो है और आपको तो पता ही है कि उनके पास ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है। उनका अपना एक चैनल भी है, तो आप लोग जाकर उस पर देख सकते हैं किस तरह के वीडियोज़ वो डालते हैं। इस वीडियो का लिंक भी मैंने दिया हुआ है, तो इसके थ्रू भी आप उनके चैनल पर पहुँच सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने एक वीडियो बनाया है रॉ एजेंट इनसाइड चाइना। अभी तक हम ये सुनते आ रहे थे कि भाई रॉ एजेंट जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, इधर हैं, उधर उधर हैं, लेकिन चाइना वाली बात अब तक मेरे जहन में भी नहीं आई थी। वो 99 करगिल वॉर के टाइम पे बात कही जाती है कि भाई एजेंट्स हमारे थे वहाँ पे और वो रिकॉर्डिंग इधर हुई, अब चाइना ने दिया कि रॉ एजेंट्स ने दिया, बहुत सारे उसमें घालमेल है। बट इस पर पहली बार मैं कोई डिटेल्ड वीडियो में या जानकारी में सुनने जा रहा हूँ। और पवनीत सिंह जी बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, रेफरेंसेस के साथ बात करते हैं। तो आइए चलते हैं कि वो क्या बता रहे हैं। चाइना में क्या वाकई रॉ के एजेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं? सभी जानते हैं कि चाइना एक बहुत ही ओपेक सोसाइटी है। चाइना को इन्फिल्ट्रेट करना, पेनिट्रेट करके समझना कि चाइना का थॉट प्रोसेस क्या है, कैसे बिहेव करती है, क्यों बिहेव करती है, वो बड़ा एक डिफ़िकल्ट टास्क है। लेकिन भारत की जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW है, उसने कई बार कई सक्सेसेस प्राप्त किए हैं। भारत की जो RNAW के एसेट्स आज की डेट में चाइना में ऑपरेट करते हैं, उन एसेट्स के थ्रू हमारे पास आज की डेट में कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन डॉक्यूमेंट्स के तहत, जिन एविडेंसेस के तहत हम चाइना की साइकी को समझ सकते हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स में एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इन डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करें, जो कि भारत की RNAW जनरली शेयर करती है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से लेके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के ऑफिस तक, तो हमें चाइना की मेंटालिटी को समझने में बड़ा ईज़ मिलता है। हमने एक जनरल चीज़, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आज की डेट में चाइना के एक्सेस करे हैं, जितने भी क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन जो चाइना की हमने पढ़ी है, उससे सबसे पहले तो ये चीज़ समझ आती है कि चाइना के अंदर एक बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट को लेके एम्फेसिस किया जाता है, और वो पॉइंट है डिस्कोर्स पावर के कॉन्सेप्ट को लेके। और भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने कई बार हमारे जितनी भी इंडिया के स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी के एक्टर्स हैं लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उनको ये बताया है कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कोर्स पावर है, जिसको चाइना में चाइनीज़ लैंग्वेज में हुआ या क्वान बोलते हैं, ये हुआ या क्वान का जो कॉन्सेप्ट है, इसको अगर आप समझ लें तो आप समझ जाएंगे कि चाइना का थॉट प्रोसेस क्या है। अब ये थॉट प्रोसेस हुआ या क्वान को समझने के लिए क्या बोला जाता है। देखिए, चाइना जब हम कहते हैं कि फोकस करती है डिस्कोर्स पावर पे, तो डिस्कोर्स पावर का मतलब ये होता है कि चाइना के अंदर एक थॉट प्रोसेस है कि मुझे रेजिम सिक्योरिटी इंश्योर करनी है। रेजिम सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ कि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बताते हैं कि रेजिम सिक्योरिटी जो होती है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें चाइना लेड बाय जी जिनपिंग, जो उनका अभी प्रेसिडेंट है, वो ये एक थॉट प्रोसेस को चला रहा है चाइना में कि भाई चाइना की जो रेजीम है, यानी कि जो चाइना का पॉलिटिकल सेटअप है, आज की डेट में उस पॉलिटिकल सेटअप को एक थ्रेट है। और ये पॉलिटिकल सेटअप को थ्रेट दूसरी कंट्रियों से है, और ये थ्रेट सिर्फ एक पॉलिटिकल सेटअप के लिए नहीं और पॉलिटिकल सेटअप पे नहीं है, बल्कि इस पॉलिटिकल सेटअप पे थ्रेट की वजह से चाइना की पूरी कंट्री एज अ सोसाइटी पे थ्रेट है। चीज़ को समझिए, ये जो कॉन्सेप्ट है हुआ या क्वान, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्कोर्स पावर का कॉन्सेप्ट, जिसका फंडामेंटल रूट कॉज है रेजिम सिक्योरिटी का आइडिया। रेजिम सिक्योरिटी का मतलब ये है कि चाइना बोल रहा है कि मेरे पास मेरी सिक्योरिटी को जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो ये है कि चाहे जो मर्जी हो, बाहर की वेस्टर्न कंट्रीज चाइना की पॉलिटिक्स को टारगेट करेंगी, पॉलिटिकल एक्टर्स को टारगेट करेंगी, जिसकी वजह से वो सोसाइटी के ऊपर जो पॉलिटिकल एक्टर्स का कंट्रोल है उसको वीकन करेंगी। अब इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को एलेबोरेट करने के लिए भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस किया है। 2014 की बात है कि जी जिनपिंग ने एक बहुत ही क्लोज्ड डोर स्पीच दी थी
और ये स्पीच दी थी उसने चाइना के मिलिट्री जनरल्स को। इस स्पीच को क्लासिफाइड रखा गया था, लेकिन इस स्पीच की जो डॉक्यूमेंट था वो भारत को बेसिकली उसका एक्सेस हुआ किन्हीं एसेट्स की वजह से। उस स्पीच में जी जिनपिंग ने क्या बोला? 2014 में जी जिनपिंग ने सबसे पहले ये बात बोली कि देखिए, हमें इतिहास से सीखना है। उसने ये बात बोली कि इतिहास गवाह है कि चाइना ने हिस्टोरिकली इकोनॉमिक ग्रोथ करी है, लेकिन इस इकोनॉमिक ग्रोथ से कई लोगों को जलन पैदा हुई और उनमें से सबसे बड़ा यूएस है। आज की डेट में जी जिनपिंग ने उसमें यह भी बोला कि यूएस ने इसी थॉट प्रोसेस से सोवियत यूनियन को भी तोड़ा था और आज वो चाइना को तोड़ रहा है और तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसने ये बताया जी जिनपिंग ने उस स्पीच में कि सबसे अगर महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाए इतिहास की तरफ से, तो सोवियत यूनियन क्यों टूटा? वो सोवियत यूनियन कहता है इसलिए टूटा क्योंकि उसने अमेरिका के साथ एक पॉइंट पर आकर कोऑपरेट करना चालू कर दिया था। जब तक माइकल गोर्बाचेव का समय आया था सोवियत यूनियन में, तो माइकल गोर्बाचेव ने उस समय डेमोक्रेसी, फ्रीडम और साथ साथ इसके सवाए ये जो आइडियोलॉजिकल लिबर्टी की बातें हैं, इन बातों को फॉलो करने की वजह से वो वेस्टर्न झांसे में आ गया। आप ये पॉइंट को समझिए। जी जिनपिंग अपने आर्मी के टॉप ऑफिसर्स को एक मीटिंग में इतनी डीप बात बोल रहा है कि अगर आज की डेट में चाइना को हुआ या क्वान करना है, हुआ या क्वान करने के लिए डिस्कोर्स पावर सेट करने के लिए रेजिम सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, और रेजिम सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंटली अचीव करने के लिए चाइना को किसी भी प्रकार का आइडियोलॉजिकल इन्फिल्ट्रेशन वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से रोकना होगा। क्योंकि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज ने आइडियोलॉजिकली सोवियत यूनियन को तोड़ने की कोशिश की थी, अगर ये वेस्टर्न कंट्रीज का आइडियोलॉजिकल इन्फिल्ट्रेशन चाइना में नहीं रुका तो चाइना अगला सोवियत यूनियन बनेगा। और ये बात बिल्कुल सही है भाई। लड़ाई करके आप किसी देश को ऐसे नहीं तोड़ सकते जब तक कि वहां पे डिफरेंस न पैदा हो जाए आइडिएशन में। अब अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, मान लो पाकिस्तान क्यों टूटा, तो पाकिस्तान बना एक आइडियोलॉजी के तहत कि जी हम चूंकि इस्लाम को मानते हैं और हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो इसलिए टू नेशन थियरी एक आइडिया इन्फिल्ट्रेट किया गया, पेनिट्रेट किया गया भारत की सोसाइटी में, भारत की पॉलिटिकल सोसाइटी में, और आखिरकार उसका नतीजा यह हुआ कि देश का बंटवारा हो गया। पाकिस्तान नाम का एक नया देश बन गया। बाद में भारत को यह समझ आया कि यार ये हो तो गया, लेकिन ये जो आइडिया है टू नेशन थियरी जिसके जरिए पेनिट्रेट किया गया, क्या ये थियरी कामयाब है और क्या ये सक्सेसफुल है? उसके काउंटर में एक आइडिएशन पैदा हुई जो पूर्वी पाकिस्तान से पैदा हुई। ये आइडिया कहीं से भी पैदा हो सकता है, किसी भी बेस से पैदा हो सकता है, और ये बेस पैदा हुआ बंगाली वर्सेस पंजाबी। दोनों तरफ मुस्लिम्स थे, दोनों इस्लाम को मानने वाले थे, दोनों ने शुरुआत की थी टू नेशन थियरी की, दोनों ने मिलकर पाकिस्तान बनाया था। लेकिन यहां पर एक बीज पड़ा लैंग्वेज का, रेसिज्म का। पंजाबी समझने लगे, पंजाबी कहने का मेरा मतलब है कि जो पाकिस्तानी पंजाबी जो एलीट थी, इसमें भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो समझने लगी कि हम सुपर हैं और ये जो काले बंगाली हैं ये दोयम दर्जे के लोग हैं दोनों इस्लाम को फॉलो करने वाले। आप इस बात को समझिए। वहां से ये आइडिया ने ग्रो करना शुरू किया, ये इन्फिल्ट्रेट हुआ पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली सोसाइटी में, क्योंकि वो बांग्ला बोलने वाले थे। और इसको हवा तब मिली जब मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेजी में भाषण देकर कहा कि उर्दू राष्ट्रभाषा होगी, वो भी पूर्वी पाकिस्तान में आके कहा, जो आज का मौजूदा बांग्लादेश है। वहां से ये चीज एकाएक खाद की तरह काम किया इस आइडिया में, और वो ग्रो होने लगा। और फिर जब इलेक्शंस हुए, मुजीबुर रहमान ने ज्यादा सीटें जीती, तो वहां पर एक और चीज होगी जो पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ से की गई। भुट्टो ने कहा कि नहीं जी, हम तो बनने ही नहीं देंगे उसको पीएम। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो काले बंगाली जिन्हें हम दोयम दर्जे का समझते हैं, वो आके पूरे पाकिस्तान पर और हम पर राज करेगा? हो ही नहीं सकता। ये इंफीरियर लोग हैं। उस वक्त वो पेड़ एकाएक बड़ा हो गया, और फिर 1971 में जाके आपने देखा कि पाकिस्तान टूट गया
उस एक आइडिया की वजह से। आप मेरी बात समझिए, जो पवनीत जी कह रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी और बहुत गंभीर बात है। ये भारत के लिए भी ऐसी कोशिशें की जा रही हैं। भारत में भी पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर वेस्टर्न चीजें घुसाई जा रही हैं कि आप टूटे, आप बटें। और ये आपको आज पॉलिटिकल लीडरशिप में नजर आ रहा होगा, पक्ष और विपक्ष में साफ साफ। उसमें रिलीजन को भी घुसाया जाएगा, उसमें बाकी प्रोपेगेंडा भी घुसाया जाएगा और बहुत सारी चीजें। सोवियत यूनियन बनेगा। इस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से भारत को ये समझ आया कि चाइना आज की डेट में भारत को भी किस नज़रिए से देखेगा। क्योंकि अगर भारत एक ओपन सोसाइटी है, अगर एक भारत डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, अगर भारत एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें फ्रीडम है, तो जाहिर सी बात है कि वो चाइना के लिए एक थ्रेट है। क्योंकि चाइना अपने बगल में इतने बड़े देश में, जितने इतनी लिबर्टी, फ्रीडम और सिक्योरिटी है लोगों को, इस चीज़ को देख के वो परसीव करेगा कि ये कल को मेरे लिए एक थ्रेट हो सकता है। और तो और भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसको CPC कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बोलते हैं, वो बेसिकली अपने पार्टी के सीनियर कैडर जो है उसके लिए एक जर्नल निकालती है हर 6 महीने में। ये जर्नल बहुत ही लिमिटेड लोगों को मिलता है, CPC के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बड़े सीनियर लोगों को। इस जर्नल का नाम है क्यूशी, QIUSHI, क्यूशी। और ये जो जर्नल है चाइना का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, इस जर्नल की राइटिंग्स को भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने एक्सेस करने की कोशिश करी और उन राइटिंग्स में 2 चीज़ें फिर समझ आई। पहली चीज़ ये समझ आई कि चाइना के अंदर इन जर्नल्स में कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनको एक पॉइंट बार बार बोला जाता है, और वो पॉइंट ये है कि हमारी कैपिटलिज्म के ऊपर जीत होगी। एक साइकोलॉजिकल लेवल पर उनके दिमाग में ये पॉइंट डाला जाता है कि कैपिटलिज्म से हमारी जीत होगी, हम कैपिटलिज्म को हराएंगे। लेकिन कैपिटलिज्म को हराने का तरीका सिर्फ ये है कि हमें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रगल वेज करना है, और वो स्ट्रगल है इन वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई जो हमारे ऊपर ऑर्केस्ट्रेट की जा रही है। और तो और इस पॉइंट को इलेबोरेट करने के लिए भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने एक बार चाइना का डॉक्यूमेंट नंबर 9 एक्सेस किया, हाईली क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट नंबर 9 जो है, इस डॉक्यूमेंट नंबर 9 को ऑफिशियली बोला जाता है नोटिस ऑन करंट स्टेट ऑफ आइडियोलॉजिकल सिक्योरिटी इन चाइना। ये जो नोटिस ऑन करंट स्टेट ऑफ आइडियोलॉजिकल सिक्योरिटी ऑफ चाइना डॉक्यूमेंट है, जिसको डॉक्यूमेंट 9 के नाम से जाना जाता है, इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है? इस डॉक्यूमेंट में बार बार ये पॉइंट एम्फसाइज किया जाता है कि डिस्कोर्स पावर सेट करने के लिए, रेजिम सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए आप NGO, सिविल सोसाइटी, इन सारी चीज़ों को रिजेक्ट कीजिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ के जर्नल्स को रिजेक्ट कीजिए। इस डॉक्यूमेंट नंबर 9 में ये बात बोली गई है कि चाइना से भरपूर मात्रा में लोगों को बाहर भेजिए, और उनको अमेरिका से लेके, इंडिया से लेके, मिडल ईस्ट से लेके, कनाडा, यूरोप से लेके हर देश में भेजिए, और इन लोगों को ट्रेन कीजिए कि ये वहाँ पर जाके देखें कि इन देशों में किस प्रकार की चीज़ें प्रमोट की जा रही हैं जो चाइना की आइडियोलॉजिकल सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट होगी। यानी कि अगर भारत में, मैं फिर कहूँगा कि जैसे हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, लोगों को बातचीत करने की, लोगों को अपना जीवन अपने तरीके से रहने की अगर एक अनुमति और एक फ्रीडम दी गई है, तो चाइना के जो आज की डेट में CPC कम्युनिस्ट पार्टी के कार्डर्स बिजनेसमैन का भेष बनकर इंडिया से लेके दूसरे देशों में जो रह रहे हैं, वो कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं। व्यापार एक सिर्फ फ्रंट है चाइना के लिए। वो इन देशों में रहकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार के यहाँ पर फ्रीडम्स हैं, और किन फ्रीडम्स की वजह से कल को अगर ये फ्रीडम्स का प्रमोशन चाइना में किसी तरीके से पहुँचा, तो उसकी वजह से चाइना की रेजिम के ऊपर, और उस रेजिम की वजह से चाइना की जो ओवरऑल सोसाइटी है उसके ऊपर एक थ्रेट आएगा। तो आप चीज़ को समझिए दोस्तों, ये जो आज की डेट में क्यूशी है, जर्नल चाइना का डॉक्यूमेंट नंबर 9 है, या फिर सबसे महत्वपूर्ण, जब पूरा वर्ल्ड कोरोना काल में लॉकडाउन में था, उस समय चाइना ने
उसकी जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, उसने एक 90 मिनट की फिल्म बनाई जिसका नाम रखा साइलेंट कॉन्टेस्ट। और इस साइलेंट कॉन्टेस्ट की फिल्म में चाइना ने अपने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और मिलिट्री के सीनियर अधिकारियों को बुलाकर ये फिल्म दिखाकर बोला कि कोविड की वजह से और कोविड के बाद चाइना के ऊपर एक असॉल्ट होगा। इस असॉल्ट में वेस्टर्न कंट्रीज बहाना बनाकर हमारे कंट्री के अंदर घुसने की कोशिश करेंगी। साइलेंट कॉन्टेस्ट में तो ये तक बोला गया कि आप देखेंगे कि विश्व की सारी कंट्रियां एकजुट होकर जो चाइना को तोड़ना चाहती हैं, वो WHO का सहारा लेके इन्वेस्टिगेशंस का बहाना बनाकर चाइना में कोविड के ओरिजिन को स्टडी करने के लिए घुसने की कोशिश करेंगी। इनको रोकना होगा। इतिहास गवाह है, आज तक चाइना ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी को होने नहीं दिया। आज तक चाइना ने कोरोना के ओरिजिन को स्टडी करके समझाया नहीं है। किसी प्रकार के रिसर्चर्स को अपने देश में घुसने से एंट्री देने के लिए उसने सहमति नहीं दी है, क्योंकि चाइना को ये डर नहीं है कि कोविड का सच आएगा। चाइना को डर ये है कि ये लोग जो आएंगे, ये हमारी रेजिम सिक्योरिटी, ये लोग जो आएंगे, ये हमारे डिस्कोर्स पावर को हार्म करेंगे, हमारी सोसाइटी को कमज़ोर करेंगे। तो आप चाइना की साइकी को समझिए। ये जो एविडेंसेस हैं, क्यूशी डॉक्यूमेंट नंबर 9, साइलेंट कॉन्टेस्ट, ये सारे एविडेंसेस जो क्लासिफाइड लेवल पर आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल है, हमें चाइना की सोच बताते हैं। और ये सोच से समझ आता है कि चाइना भारत से इतना चिढ़ता क्यों है। और आखिर में अब आपको समझ आएगा कि जब भारत में कोई डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, जैसे कि 2024 में भी हाल ही में एक चुनाव है हमारे देश में, जनरल इलेक्शन है, जो हमारे लिए एक फेस्टिव है, एक हमारे लिए एक त्यौहार है डेमोक्रेसी का। जाहिर सी बात है कि चाइना के लिए वो एक इरिटेंट है, क्योंकि जब पूरे विश्व तौर पर भारत की डेमोक्रेसी की चर्चा होगी, भारत के जनरल इलेक्शन की चर्चा होगी, चाइना चाहेगा कि इस पर्टिकुलर इवेंट की चर्चा चाइना के लोगों तक ना पहुंचे, क्योंकि रेजिम सिक्योरिटी इफेक्ट होती है। अब आप समझेंगे कि स्पेसिफिकली इलेक्शन से चंद महीने पहले चाइना आज की डेट में ये जो ड्रामा करता है, अरुणाचल में नई नई जगहों के नाम बदलने का, लद्दाख में अपनी मिलिट्री को सडनली बढ़ा देने का, वो क्यों करता है? क्योंकि चाइना को पता है कि ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स हैं। इस तरीके से कंट्रीज खेल खेलती हैं। चाइना का ये जो डाइवर्जनरी टैक्टिक है, जिसके तहत वो ये इंश्योर कर रहा है कि ये जो इलेक्शन की नॉइज़ है, ये मेरे देश तक ना पहुंचे। तो याद रखिएगा कि सारा खेल है डिस्कोर्स पावर का, सारा खेल है हुआ यू क्वान डिस्कोर्स पावर के इस कॉन्सेप्ट का। और डॉक्यूमेंट नंबर 9, साइलेंट कॉन्टेस्ट और क्यूशी जर्नल, ये सब सपोर्ट करते हैं इस आइडिया को। तो आई होप इस वीडियो के बाद चाइना को देखने का थोड़ा सा नज़रिया आपका बदला होगा। धन्यवाद। देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बातें कही हैं पौनी जी ने, और कितनी अहम बात कही है फ्यूचर को देखने के लिए। एक चीज जो इन्होंने शायद मेंशन नहीं की क्योंकि फोकस्ड है इस पर, मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि चाइना ने फेसबुक, ट्विटर, गूगल, इनको अपने यहां बैन क्यों किया है? आप इस सवाल का जवाब ढूंढिए, क्योंकि इनके जरिए पेनिट्रेशन की जा सकती है थॉट्स की। चाइनीज लोग एक्सेस करेंगे फेसबुक को, ट्विटर को, ये अपना इंस्टा को, अलग अलग जो वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स है, और इन प्लेटफॉर्म्स पर वहां के थॉट्स डाले जाते हैं, ट्विटर पे डाले जाते हैं, फेसबुक पे डाले जाते हैं, एजेंडा चलाया जाता है। वो एक्सेस हो जाएगा चाइनीज पीपल को। चाइनीज उस चीज को देखने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, समझने लगेंगे, फिर वो सवाल करने लगेंगे। थॉट्स ऐसे ही तो पेनिट्रेट करते हैं। आपने इंसेप्शन फिल्म देखी है? दिमाग में कैसे किसी एक आइडिया को बिठाया जाए कि वो सच लगने लगे। और इन सारे टूल्स का इस्तेमाल वेस्टर्न कंट्रीज, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे गूगल हो, इनका इस्तेमाल, देखिए टूल है, हर किसी का इस्तेमाल करने का अपना तरीका है। तो जो एजेंसीज होती हैं वो इनका इस्तेमाल करती हैं लोगों के दिमागों को बदलने के लिए, लोगों के दिमाग में पेनिट्रेट करने के लिए, उनके थॉट्स को चेंज करने के लिए। और ये होता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता।
मुझे याद है बिग एनालिटिका ने एक एक्सपोज किया था, उसमें से कुछ आया था कि इलेक्शन टाइम पे ये चीजें बढ़ जाती हैं, आपको अलग अलग तरह की चीजें दिखाई जाती हैं, आर्टिकल्स पढ़ाए जाते हैं, ताकि आपका दिमाग ब्रेन वॉश किया जा सके। तो इसीलिए चाइना ने इन सारी चीजों को बैन कर रखा है और इनके बदले उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म्स दिए हैं जिन पर उनका कंट्रोल है। वहां पर आप एक चीज उनकी नजरों से इधर उधर हुए बिना डाल नहीं सकते। एक एक ट्वीट पर जो उनका अपना प्लेटफॉर्म है उस पर नजर रहती है, एक एक वीडियो पर। इसलिए चाइना से बहुत स्लोली चीजें बाहर आती हैं और बहुत रेयर है कि कोई चीज बाहर आ जाए। 100% तो चीज रोकी नहीं जा सकती, लेकिन बहुत कड़ाई है उस पर। इसीलिए अब इस चीज को आप कनेक्ट करिए, जो पवनीत जी ने बताया है, इस चीज को आप इससे कनेक्ट करिए कि वो बाहर के किसी थॉट को घुसने ही नहीं देना चाहते। और इंडिया में हो रहा है तो इंडिया में इसका असर देखिए आप, किस तरह से चीजें बदल रही हैं। इसलिए जरूरी है कि हम खुद को तैयार करें इस चीज के लिए। बाहरी इन्फ्लुएंस में आकर हमें फैसले नहीं लेने हैं, कोई चीज देखकर नहीं। खुद देखिए आपके पॉलिटिकल फैसले, वोटिंग चल रही है, आप किसको वोट देंगे, क्यों वोट देंगे, इसके फ्यूचर में असर क्या पड़ेगा। इन सब बातों को सोचने के बाद अपना मत बनाइए, और यह बहुत जरूरी है। वरना नो डाउट, देखिए चाइना हमारा दुश्मन है, हम जानते हैं, लेकिन अगर दुश्मन भी कोई चीज कर रहा है तो उससे जो अच्छी चीजें हैं वो सीखी जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिस तरह चाइना की पॉलिटिकल लीडरशिप है या चाइना जिस तरह से ऑपरेट करता है हमें भी वैसे ही ऑपरेट करना चाहिए, लेकिन हमें कुछ चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए जिससे हम अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को करप्ट होने से बचा सकें, अपनी सोसाइटीज को करप्ट होने से बचा सकें। और अगर अभी हमने ये काम नहीं किया तो आने वाले टाइम पे बहुत मुश्किल है। आप कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और मेरी बातें कैसे लगी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। यार बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग, इसलिए क्या कम थी। और दूसरी बात बड़ी इंफॉर्मेटिव थी। और तीसरी बात, कुछ बातें सर के ऊपर से भी गुजर गई, क्योंकि इतना डीप जितना एनालिसिस उस भाई ने किया है। क्या नाम था, चाइनीज वाला उससे बोला है। नहीं लफ्ज़ उनका नाम जो था, चलो खैर नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, काम से फ़र्क पड़ता, नाम खुद ही पैदा हो जाता है। तो वो मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्रीड हूँ जो लोग सर ने आने पर बातें की हैं कि किसी माशरे के अंदर, जो चाइना के अंदर ये सोशल मीडिया बैन है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, कोई भी चीज़ है या व्हाट्सएप, ये बैन है, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने अपनी बनाई हुई हैं ऐप्स। सबसे ज़्यादा अभी तक क्यों तोड़ पा रहा रशिया, अपना सॉरी यूएसए उसको, इसी वजह से। अगर ये मतलब होता, ये सोशल मीडिया से चाहे लोग अटैच होते तो बहुत इजी था ये हलवा उनको खिलाना, और मुख्तलिफ थाट्स फिर पैदा होते थे। फिर उन लोगों को बगैर चेक किए उनके खिलाफ अग्रेशन दिखाना था। जिस तरह देखिए पाकिस्तान में ट्विटर बैन है ना, ट्विटर बैन इसी वजह से, क्योंकि ट्विटर के अंदर बहुत झूठ लोग बोलते हैं, अपनी तरफ से कुछ चीज़ें डाल देते हैं सस्पेंस क्रिएट करने के लिए। इस तरीके से फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी तो पेनिट्रेशन हो जाती है, माशरे के लोगों का ज़हन साजी की जा सकती है। पता चल जाता है कि यार ये इस मामले पर ऐसे लोग कैसा सोचते हैं, इस मामले पर कैसा सोचते हैं, पर उनको मद्देनजर रखते हुए फैसले लेने आसान होते हैं, पेनिट्रेट हो जाता है। तो हमारे तो मैं कहता हूँ माशरे के अंदर नहीं, हमारे तो इन खून की नसों के अंदर वो गोरे शामिल हो चुके हैं जो निकल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मीडियम बनाया हमारे लिए, और इंडिया के अंदर भी है ये चीज़ें सभी के सब चाइना फिर मजेदार की बात यह है कि आपकी एक एक फर्द की पूरी डिटेल उनके पास है, और पूरा दिन क्या आप करते हैं आपने कभी सोचा? मतलब आपने नोट किया होगा, मैं करता हूँ। टिकटॉक छोड़ दें, फेसबुक, यूट्यूब, आप सारा दिन अक्सर जिस बात पर ज़्यादा बहस करते ना,
जो सोचते हैं। आपने कभी नोट किया उसको रिलेटेड आपके पास वीडियो आ गई होती है। मैं अगर फर्क बात कर रहा हूँ ना, आप देखें कल हमने, हाँ इसकी एग्जांपल अभी मैं दे देता हूँ, ये आज की वाकया दे देता हूँ। कल आई थी कि हमने वार की बात की थी ना, इंडो चाइना वार 1962 की। अब मेरे सुबह ज़हन में भी नहीं था कि यार ये वार पर वीडियो बनानी है, लेकिन क्या नाम है अपना, खान सर की वीडियो मेरे सामने आ गई, ऑटोमेटिक ही मेरे यूट्यूब पर आ गई, रिकमेंडेशन रिकमेंड हो गई। हालांकि इस पर रात को हमने बात की, यानी कि ये जो हमारा सेल फोन है, ये जो हमारी यूट्यूब, ये पूरे पूरे हमारे जासूस हैं। एक एक बंदे की एक एक बात, एक एक हरकत उनको पता है कि ये इसको क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, ये क्या बोल रहा है। तो फिर ये कैसे होता है? सोचो ना कि अगर उनके पास नहीं है ये, तो इसका मतलब इनके अंदर सेंसर लगे हैं, सुनते हैं, सुनने के बाद हमें फिर रिकमेंड करते हैं यूट्यूब की, ये देखो ये तुम्हारी वीडियो जिस पर तुमने बात की थी कल। बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक मर्तबा नहीं, आई थिंक ये मेरे देखने में लोग भी इस पर इतफाक करेंगे, ये मेरे साथ तो भाई कई मर्तबा हो चुका है। आज की मैंने ताज़ा एग्जांपल भी साथ में दे दी। भाई आप क्यों एक तो हेल्प कर देते हैं, आप उनको जासूस बोल रहे हैं, आपने वीडियो ढूंढनी थी या कहीं से कुछ। अच्छा तो चाइना का जो माशरा उसके अंदर पेनिट्रेट करना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, अब खतरा वाकई में उनको है। पवनी या वो जो सिख भाई थे उनकी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन चाइना इतना ज़रूर है कि जिस तरह यूएसएसआर को यूएस ने तोड़ा था, आप चाइना को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट भी कर रहा है। यूएस ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है कि चाइना ने बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ तरक्की की है। बिल्कुल ये बात तो वाकई है, बहुत ज़्यादा स्पीड। दुश्मन तारीफ वही होती है जो दुश्मन करता है, बिल्कुल। और यूएस से चाइना दुश्मन है एक दूसरे के। बिल्कुल ऐसे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि ये भी सुनने में आया कि यूएस के अंदर भी काफ़ी प्रोडक्ट्स है जो चाइनीज जाती हैं, वो सस्ती मिल जाती हैं, लेबर सस्ती है, चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। म्यारी तो खैर मैं नहीं कह सकता उनको, लेकिन सुनने में कि सब ज़्यादा मतलब यूएस में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स चाइनीज सेल होती हैं और लोग यूज़ करते हैं। चाइनीज वाकई पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है ना, इन्होंने एक दुनिया में एक किस्म का कह लें कि चाइनीज प्रोडक्ट का जाल बिछ चुका है। उसमें सभी लोग आते हैं, सभी कंट्रीज आती हैं। पाकिस्तान में देख लें कि हर चीज़ चाइनीज। क्या आपको लगता है यूएसएसआर की तरह चाइना को भी यूएस या इंडिया के रॉ एजेंट्स मुलव्वस होकर कहीं तोड़ सकते हैं यूएसएसआर की तरह? देखें कि उनका ये बात वाकई ये वाली मानी कि उन्होंने अपना हर सिस्टम जो है अलहदा बना लिया, पूरी दुनिया का अलहदा चल रहा है, और जो चाइना उसका अलहदा बना। उनका देखने कि सैटेलाइट्स उन्होंने अपनी जो है वो खला में भेजी हुई हैं। ये मुश्किल है, मैं कहता हूँ हो सकता है उन्हें को कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चलिए जी दोस्तों, इसमें बात तो यही थी इंडियन एजेंट्स, तो इंडियन रॉ एजेंट्स की तो पाकिस्तान में बड़ी गूंज है। रिसेंटली तांबा साहब को बहुत ऊपर भेज दिया, और इतना ऊपर भेज दिया कि अब ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। ये वही तांबा साहब थे जिन्होंने सरबजीत सिंह उनका मर्डर किया था जेल के अंदर। अब उसके किए का उसको फल मिल चुका है, और ये माने या ना को माने, मेरा दिल मानता है, हो सकता है मेरा दिल गलत हो या मेरी परसेप्शन गलत हो, इंडिया ने ये काम किया, इंडिया के करवाया है, या जिस तरह भी मतलब इसके पीछे कहीं ना कहीं इंडिया ज़रूर शामिल है, और इसी तरीके से चाइना में भी पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा होगा, हो सकता है, ये चांसेस है। चलें जी, खैर मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।